हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। कई बुक्स में आपको इसका एक दूसरा नाम भी दिखाई देगा जिसका मतलब है प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एक सेम स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऐसी लेयर जो कि सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग के रूप में प्रेजेंट रहती है और ये सेल के अंदर के कंटेंट को, दैट मीन्स साइटोप्लाज्म को, बाहर की सराउंडिंग या बाहर के इन्वायरमेंट से अलग करती है। जिस तरीके से आपके घर की जो वॉल्स है आपके रूम को एक बाहर के इन्वायरमेंट से अलग ही प्रोटेक्शन देती है, उसी तरीके से हर सेल की सेल मेम्ब्रेन उनको सराउंडिंग से अलग रखती है। अगर मैं बात करूँ प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल भी प्रेजेंट रहती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट रहती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। अगर मैं उसका एक सेक्शन जूम आउट करूँ और दिखाऊँ आप लोगों को कि ये कैसा दिखाई देता है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये जो रेड कलर की लेयर्स है ये रहती है प्रोटीन्स की, और बीच की ये दोनों लेयर्स बनी रहती है फॉस्फोलिपिड की, जिसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स, बिकॉज यहाँ पे दो लेयर्स प्रेजेंट है। अगेन नीचे की तरफ एक प्रोटीन लेयर प्रेजेंट रहती है। अगर मुझे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो मैं इसको कंपेयर करती हूँ एक सैंडविच की तरह। जब भी आप सैंडविच खाते हैं, जस्ट इमेजिन कीजिए आज एक सैंडविच खाने वाले हैं जो कि डबल चीज़ लेयर है जिसके अंदर, तो जो ब्रेड वाला पार्ट है वो हो जाएगा इसका प्रोटीन पार्ट, और उसके अंदर जो दोनों चीज़ लेयर है, दो चीज़ लेयर, वो हो जाएगी इसकी लिपिड लेयर। इसी तरीके से कुछ हमारी दिखाई देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप इसमें देख रहे हैं एक पार्ट लिखा हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर और दूसरा इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर जो बाहर के सराउंडिंग से टच में है, इंट्रा सेलुलर जो कि सेल के अंदर वाली लेयर्स में है। ओके, यहाँ पे दो वर्ड्स और लिखे हुए हैं जिसका मतलब है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। क्योंकि जितनी भी लिपिड लेयर्स रहती है ये हाइड्रोफोबिक होती है। फोबिक मीन्स किसी चीज़ से डरना या उस चीज़ को इग्नोर करना। इन द सेम वे जो लिपिड लेयर्स रहती है वो हमेशा अंदर की तरफ प्रेजेंट रहती है क्योंकि वो वाटर रिपेलिंग रहती है। उसी जगह अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें तो ये वाटर लविंग होती है, इसलिए बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। तो इसका कंपोजिशन में देखा जाए तो दो ही बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, स्पेसिफिकली फॉस्फोलिपिड्स। अब हम लोग बात करते हैं इसकी परमिएबिलिटी की। परमिएबिलिटी मतलब किसी भी चीज़ की परमिशन देना। ओके, लाइक अगर आप किसी के भी घर में जाते हो तो आपको उससे पहले उनकी परमिशन की ज़रूरत रहती है। तो हम लोग देखते हैं अलग अलग टाइप के परमिएबिलिटी की। तो अगर हम लोग परमिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, सबसे पहले इसका टाइप आता है इम्परमिएबल। इम्परमिएबल मतलब जो किसी को भी परमिशन नहीं देता उसके थ्रू क्रॉस होने के लिए, जिसका एक एग्जांपल है लीव्स में प्रेजेंट क्यूटिकल। लीव्स में जितने भी क्यूटिकल्स प्रेजेंट रहते हैं वो किसी भी पार्टिकल को अंदर या बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ता है इम्परमिएबल। सेकेंड टाइप की लेयर की बात करती हूँ, सेमी परमिएबल। सेमी मीन्स हाफ। सेमी मीन्स जो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट मतलब जो सिर्फ वाटर पार्टिकल्स को अपने से क्रॉस होने के लिए परमिशन दे, उनको कहा जाता है सेमी परमिएबल। अगर हम लोग इम्परमिएबल को अपने आसपास के नेबर्स का एग्जांपल लेके समझे तो आपके आसपास, घर के आसपास डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसे नेबर्स होंगे जो किसी को भी अंदर या बाहर जाने नहीं देते, जो ना ही खुद किसी से मिक्स होते हैं ना ही जो खुद किसी के घर जाते हैं, एकदम इम्परमिएबल। वही आप लोग रहते हो, आप लोग कुछ लोगों को अंदर आने देते हो, कुछ लोगों को बाहर नहीं आने देते हो, अंदर भी नहीं आने देते हो, दैट मीन्स आप हो जाओगे सेमी परमिएबल। थर्ड टाइप होता है सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब जो कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को एक मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस होने दे, इनको बोला जाता है सिलेक्टिव परमिएबल। कई बार हम लोग सिलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल दोनों वर्ड्स एक सेल मेम्ब्रेन के लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज ये दोनों की प्रॉपर्टी होती है। कई बार हमारी जो सेल मेम्ब्रेन रहती है सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को क्रॉस होने देती है, तब हम लोग उसको बोलेंगे सेमी परमिएबल। कई बार हम लोग देखेंगे कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ स्पेसिफिक पार्टिकल्स को अलाउ करती है कि उसके क्रॉस कर सके, तब वो बन जाती है एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब अपने आप घर के आसपास कुछ ऐसे नेबर्स को देखा होगा जो
खुद भी सबसे मिक्स होते हैं, जो सबको इनवाइट कर करके भी घर में लेकर आते हैं, जो कि बहुत परमिएबल होते हैं। दैट मीन्स कुछ ऐसी लेयर्स जो अपने आस पास, जो अपने से किसी को भी क्रॉस होने दे, उसको बोला जाता है परमिएबल। एग्जाम्पल है सेल वॉल। प्लांट सेल की सेल वॉल हर एक मॉलिक्यूल को अलाउ करती है क्रॉस होने के लिए, पर जैसे ही हम लोग बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाती हैं। वो सिर्फ कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या कुछ ज़रूरत के पार्टिकल्स को ही अंदर आने के लिए अलाउ करती हैं। अब हम लोग परमिबिलिटी के बारे में जान चुके हैं, तो हम लोग को इतना तो क्लियर हो चुका है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को क्रॉस होने के लिए अलाउ करती हैं। अब हम लोग एक नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं जिसको कहा जाता है डिफ्यूजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं डिफ्यूजन की बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ किसी भी सब्सटेंस की। तो डिफ्यूजन को हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। इसकी बुक्स में डेफिनेशन रहेगी, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। स्पेसिफिकली अगर हम लोग डिफ्यूजन के बारे में देखते हैं तो हम लोग एक वर्ड ज़रूर पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन। दैट इज़ किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसे समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए आप लोग क्लास में अच्छे से शांति से बैठ के पढ़ाई कर रहे हो और अचानक से कोई एक बच्चा एंटर होता है जिसने बहुत ज़्यादा डिओडेंट लगाया हो। तो एट प्रेजेंट वो जो बच्चा है वो रिप्रेजेंट करेगा एक हायर मॉलिक्यूल, एक हायर कंसंट्रेशन ऑफ परफ्यूम मॉलिक्यूल को। वही जो पूरी क्लास है वो एट प्रेजेंट है लोअर कंसंट्रेशन ऑफ परफ्यूम मॉलिक्यूल्स। सून क्या होगा, जैसे जैसे वो बच्चा अंदर एंटर करेगा, थोड़े टाइम बाद, माइट बी पॉसिबल 5 to 10 मिनट्स बाद, पूरी क्लास उस परफ्यूम के मॉलिक्यूल से भर जाएगी। दैट मीन्स डिफ्यूजन हुआ है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वो जो बच्चा था वो था हायर कंसंट्रेशन ऑफ परफ्यूम मॉलिक्यूल्स, बाकी जितने बच्चे क्लास में थे वो थे लोअर कंसंट्रेशन ऑफ परफ्यूम मॉलिक्यूल्स। सो दैट मीन्स अगर अब मैं डिफ्यूजन की बात करती हूँ तो मैं बात करती हूँ सारे सब्सटेंसेस की। मैं बात कर रही हूँ गैस, लिक्विड या फिर कोई भी सोल्यूबल पार्टिकल, ये सॉलिड भी हो सकता है। डिफ्यूजन एक फिजिकल प्रोसेस है। इसमें किसी भी लेयर का प्रेजेंस या एब्सेंस रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही मूव करता है। अब हम लोग डिफ्यूजन का एक टाइप देखते हैं जिसको कहते हैं ऑस्मोसिस, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। ऑस्मोसिस एक टाइप का डिफ्यूजन है। इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं या सॉल्वेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, हम लोग एक कंसेप्ट को समझते हैं। सपोज कीजिए ये ग्लास ऑफ वाटर है, ओके, जिसके अंदर आपने रसना डाला है और आपने उसमें पानी मिक्स किया है। तो एट प्रेजेंट इसमें जो वाटर है वो हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट, और जो आपने रसना डाला है वो हो जाएगा आपका सल्यूट। तो जब रसना और वाटर को आप एक साथ मिक्स करते हैं, या फिर किसी भी जूस को या फिर किसी भी दूसरे सब्सटेंसेस को आप मिक्स करते हैं, वो हो जाता है सल्यूट और वाटर हमेशा रहता है सॉल्वेंट। तो जब भी हम लोग ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ज़्यादातर हम लोग बात करते हैं हमेशा वाटर की। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन ऐसी है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इसमें भी हम लोग बात कर रहे हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की, लेकिन इस बार हम लोग बात कर रहे हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इनडायरेक्टली हम लोग बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की, और इस बार सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स ही हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जाएंगे। सो ऑस्मोसिस भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। अगर हम लोग बात करें कि ऑस्मोसिस अगर एक पर्टिकुलरली सेल है, एक हम लोग समझते हैं एक सेल है, अगर वाटर इसके अंदर जा रहा है, वाटर इसके अंदर जा रहा है तो हम इसको बोलेंगे एंडो ऑस्मोसिस। वही अगर हम लोग देखते हैं वाटर बाहर आ रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। बट इसके साथ ऑस्मोसिस के लिए कुछ कंडीशंस भी इंपॉर्टेंट हैं। तो ऑस्मोसिस की जो कंडीशंस पॉसिबल है, हम लोग उससे पहले समझने से पहले एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट समझते हैं। हम लोग अगेन वही एग्जांपल लेते हैं एक रसना के ग्लास का।
अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको 2 ग्लास प्रिपेयर करने हैं, एक आपके लिए और एक अपने किसी सिबलिंग के लिए, तो आप क्या करोगे? अपने ग्लास में माइट बी पॉसिबल आप ज़्यादा रस ना डालोगे और अपने सिबलिंग के ग्लास में थोड़ा कम रस ना डालोगे। ओके, आप चाहोगे कि आपका रस ना ज़्यादा टेस्टी बने, इसलिए आप उसमें वाटर की क्वांटिटी थोड़ी कम रखेंगे और अपने सिबलिंग के ग्लास में माइट बी पॉसिबल आपने वाटर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है। दैट मीन्स आपने अपना रसना का जो ग्लास है वो तो कंसनट्रेटेड बना लिया, अपने सिबलिंग का जो रसना था उसको डाइल्यूट बना दिया। दैट मीन्स आप जितना कम पानी ऐड करेंगे सॉल्यूशन उतना ही कंसनट्रेटेड होगा। आप जितना वाटर जितना ज़्यादा ऐड करेंगे आपका सॉल्यूशन उतना ही डाइल्यूट होगा। अब हम लोग को सॉल्यूशन टाइप ऑफ सॉल्यूशन को समझने के लिए कुछ टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने एक ग्लास ऑफ वाटर देखा है जिसमें आपने देखा है कि बहुत ही कम सोल्यूट पार्टिकल्स है, बहुत ही कम सॉल्ट पार्टिकल्स हैं, तो जब भी सॉल्ट पार्टिकल्स बहुत ही कम प्रेजेंट रहते हैं इसको कहा जाता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। बट द क्वेश्चन अराइजेस, हम लोग इसे कंपेयर किस तरीके से कर रहे हैं। सपोज कीजिए इस ग्लास ऑफ वाटर में एक छोटा सा सेल हो, सेल के कंपैरिजन में अगर बाहर बाहर मतलब आउटसाइड द सेल इस ग्लास में बहुत ही कम सॉल्ट पार्टिकल है तो हम लोग उसको कहते हैं हाइपो। हाइपो मीन्स लेस। सेकेंड कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि बाहर मतलब सेल के बाहर इस ग्लास में बहुत सारे सॉल्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं एज कंपेयर टू इनसाइड ऑफ द सेल, तो हम लोग इस सोल्यूशन को कहते हैं हाइपर टॉनिक सोल्यूशन। हाइपर मतलब कोई भी चीज़ जो ज़्यादा हो या एक्सेस हो। थर्ड कंडीशन, अगर सॉल्ट में जितना सॉल्ट सेल के अंदर है उतना ही सेल के बाहर है तो हम इस कंडीशन को कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन जिसमें सॉल्ट पार्टिकल्स बराबर हो। अब हम लोग ने देख लिया है कि 3 तरह के सॉल्यूशंस प्रेजेंट रहते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। तो इसको हम लोग समझते हैं कि बेसिकली अगर हम लोग किसी भी एक छोटे से किशमिश को जब भी आप खीर में डालते हो, लेकिन जब आप वो खीर खाते हो तो वो आपको जो किशमिश है फूला हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि एट प्रेजेंट किशमिश के अंदर सॉल्ट पार्टिकल्स ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू जो आपने सोल्यूशन लिया था। सोल्यूशन आपने दूध लिया था, दूध में आपने थोड़ा सा पानी भी मिक्स किया था, तो सोल्यूशन जो था वो था हाइपोटोनिक और सेल के अंदर की जो कंडीशन थी वो थी हाइपरटोनिक। तो डेफिनेटली सेल का हमेशा एम ये रहता है कि जितने सॉल्ट पार्टिकल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हो उतने ही बाहर हो, लेकिन ये कंडीशन कभी अटेंड नहीं हो पाती है। सेल हमेशा इस कोशिश में लगा रहता है कि कभी ना कभी तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए सेल इतनी मेहनत करता है। तो अब आगे जाके हम लोग 3 कंसेप्ट देखने वाले हैं, क्या होता है जब कोई एक सेल हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक सोल्यूशन में डाला जाता है। तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़े और बच्चे और कंफ्यूज हो जाएं तो हम लोग इसके लिए ट्रिक समझते हैं। आपको सिर्फ कंसंट्रेट करना है सॉल्ट पे, जहाँ भी सॉल्ट मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे वाटर उसके पीछे पीछे आ जाएगा। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, जहाँ जहाँ सॉल्ट उसके पीछे पीछे वाटर। ठीक है, जहाँ जहाँ सॉल्ट रहेगा, जहाँ पे भी सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा वाटर अपने आप वहाँ पे आ जाएगा। चलिए आइए कुछ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन की, हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब जिस सोल्यूशन में सॉल्ट मॉलिक्यूल ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल आप अभी देख पा रहे हैं ये एक सेल है, सेल के बाहर मैंने कुछ सॉल्ट मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। सपोज कीजिए बाहर सॉल्ट मॉलिक्यूल्स हैं 10 और सेल के अंदर सॉल्ट मॉलिक्यूल्स है 5, तो सॉल्ट मॉलिक्यूल्स डेफिनेटली सेल के बाहर ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है। तो जितना भी वाटर है वो डेफिनेटली सेल के बाहर से सेल के अंदर से बाहर आएगा, सेल के अंदर से बाहर आएगा और इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे एक्सो ऑस्मोसिस। इसको हम लोग बोलेंगे एक्सो ऑस्मोसिस। इसके वजह से जितना भी जो सेल है उसका जितना भी वाटर कंटेंट है वो पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा।
जब भी आप सॉल्टी वाटर में किसी भी सेल को डालेंगे तो उसके अंदर का जो भी बचा कुचा वाटर है वो भी बाहर आ जाएगा और सेल जो है फाइनली श्रिंक हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सपोज कीजिए ये एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। हमें कैसे पता हाइपोटोनिक सोल्यूशन है? बाहर मैंने बनाए हैं 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्ट और अंदर अगेन है 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्ट। अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर सॉल्ट कंसंट्रेशन कम है। तो इस बार वाटर अगेन सॉल्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा और वो चला जाएगा सेल के अंदर और सेल हो जाएगा स्वेल्ड अप। इस स्वेल्ड अप सेल को हम लोग कहते हैं टर्जिड सेल। जो ऊपर सेल सिकुड़ गया था या श्रिंक हो गया था उसको हम लोग कहते हैं फ्लैसिड सेल। ये टर्मिनोलॉजीज हमें आगे जाके काम आ सकती हैं। तो वाटर का अंदर जाना इज नोन एज एंडो ऑस्मोसिस, जिसके वजह से सपोज कीजिए आप लोग ने जो भी खीर खाते हैं, जब भी आप उसमें किशमिश ऐड करते हैं, किशमिश मीन्स रेजिन ऐड करते हैं, तो डेफिनेटली रेजिन के अंदर सॉल्ट पार्टिकल्स ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से जब आप खीर पूरी बना लेते हैं, आप अपने बाउल में किसी के लिए सर्व करते हैं, तो उसमें जो आप किशमिश देखते हैं वो स्वेल्ड अप रहते हैं। स्वेल्ड अप रहते हैं क्योंकि जितना भी वाटर है मिल्क में या फिर आपने एडअप किया है वो पूरा का पूरा चले जाएगा रेजिन के अंदर। ओके, अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन में बाहर सपोज कीजिए 5 पार्टिकल्स है सॉल्ट के और अंदर भी है 5 पार्टिकल्स, दोनों जगह सेम है। सेम होने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होगा, ना ही कोई पार्टिकल अंदर जाएगा ना ही कोई पार्टिकल बाहर जाएगा। इस तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो एक सेल की 3 कंडीशंस हम लोगों ने देखी कि किस तरीके से एक आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रेफर करता है कि सेल की क्या कंडीशन होगी। अगर हाइपरटोनिक होगी तो सेल हो जाएगा तो अब हम लोग देख सकते हैं अगर हाइपोटोनिक कंडीशन होती है तो कोई भी सेल हो जाता है फ्लैसिड या फिर वो श्रिंक हो जाता है। वही अगर हाइपोटोनिक कंडीशन होगी तो कोई भी सेल हो जाएगा टर्जिड, वो स्वेल्ड अप हो जाएगा। जबकि आइसोटोनिक सोल्यूशन में सेल की टर्जिडिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो एक सेल का फंक्शन क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट, एक सेल मेम्ब्रेन एक सेल को एक पर्टिकुलर शेप देता है। आपको पता है जब भी आप अमीबा का डायग्राम बनाते हैं तो उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, बिकॉज उसकी जो सेल मेम्ब्रेन रहती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। वही अगर हम लोग बात करें कुछ स्पेसिफिक सेल की तो आपकी टीचर्स आपको कहेंगे कि आपको उस सेल के डायग्राम के लिए काफ़ी स्पेसिफिक होना है, बिकॉज उसके पास एक शेप है एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इट्स सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन, मैकेनिकल बैरियर। ऐसा नहीं है कि आपके घर में या आपके रूम में डायरेक्टली कोई भी एंटर कर सके। इसी तरीके से एक सेल मेम्ब्रेन एक सेल में एक मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करती है जो कई सारे पैथोजेंस को अंदर एंटर होने के लिए प्रिवेंट करती हैं। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑस्मोसिस। अगर ऑस्मोसिस नहीं होगा तो वाटर कंसंट्रेशन एंड सॉल्वेंट कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी आ सकती है। तो ये सब मेंटेन करता है एक सेल मेम्ब्रेन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन।